चलते हैं मित्रों एक कदम सफलता की ओर। अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। पूरा प्रयास किया है मैंने आपको बहुत लो और हाई और मीडियम तीनों साइज बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लमें थी और उन्होंने कहा कि सर बढ़िया समझ में हमारे आ रहा है और आप निरंतर क्लास लेते रहें, संडे की भी छुट्टी नहीं करें। मैंने कहा नहीं बेटा, ज़रूरी है संडे की छुट्टी, घर के कामकाज भी रहते हैं और भी चीज़ें। तो एक बच्चे ने पूछा था ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल के पठार में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बहुत सारे जीके में ऐसी चीज़ें होती है जो छूट जाती है। संपूर्ण जीके तो एक उस पर बता नहीं पाते, और भी कई अपन बीच बीच में बातचीत चलती रहेगी तो उसमें हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। अब इसके बाद में अपना जो नया टॉपिक आज का रहेगा वह है राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब होता है नदियाँ, और नदियाँ मैंने कल बताई थी वीडियो में कि 3 प्रकार की जो नदियाँ हैं। एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है, दूसरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तीसरी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं जो कहीं नहीं गिरती, वह थोड़ा सा चल के और वहीं आंतरिक प्रवाह में, यानी कि उसको रुंडित नदियाँ बोलते हैं, रुंडित नदियाँ बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन सारा टॉपिक आज का जो रहेगा हमारा चंबल नदी रहेगा। बहुत बढ़िया नदी है। जैसे भारत की नदियों में अगर अपन गंगा पढ़ लेना तो लगभग सारी नदियाँ कवर हो जाती है। इसी तरीके से अगर अपन ने चंबल ठीक तरीके से समझ लिया तो यूँ मान के चलिए कि क्योंकि चंबल की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं और इसी वजह से ये बारहमासी भी है, इसके बहुत सारे नाम उपनाम है। अपन इस विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखो बेटा, यानी कि नदियाँ, इसमें 3 प्रकार की, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सबसे पहले इधर की साइड में अरब सागर है तो अपन अरबी सागर लिख देते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इधर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यानी कि जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ये अरब सागर में गिराती है। एक तीसरे प्रकार की नदी होती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी होती है, जो कहीं नहीं गिरती और जिसको मतलब रुंडित नदियां भी बोला जाता है। रुंडित नदी, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चंबल। बस इसी को ही आपको ध्यान से समझना है और वही नक्शे पे अपन काम करेंगे। बिना नक्शे के तो आप समझने का प्रयास ही नहीं करें। जो भी कुछ करें, मैंने आपसे यही कहा है, आगे भी अपन भारत का या विश्व वर्ल्ड का जो भी पढ़ेंगे वो सब नक्शे पे पढ़ेंगे। बिना नक्शे के अपन कुछ, देखो मैं यहाँ ये आपका राजस्थान का मानचित्र हो गया। अब देखिए आप, सबसे पहले तो अपन चलते हैं चंबल। ये आपकी चंबल, इसके क्या क्या नाम हैं? सबसे पहली बात तो किन किन नामों से इसको पुकारा जाता है, जाना जाता है, वो सारी चीजें अपन। तो सबसे पहले इसका नाम है चमरणवती, ये प्राचीन नाम है। दूसरा, ये 12 महीने बहती है तो 12 माही, बारहमासी नदी।
तीसरा नित्यवाई और चौथा कामधेनु। ये चार नाम आपको याद करने पड़ेंगे। लगभग इसकी कुल लंबाई की अगर बात करूं मैं, तो कुल लंबाई तो इसकी 966 किलोमीटर है। बाकी राजस्थान में कितनी बची है वो अपन जैसे बहेगी वैसे अपन इस पे चर्चा करेंगे। ये नदी एमपी से चलती है, यानी कि मध्य प्रदेश से चलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और यूपी में जाकर उत्तर प्रदेश अपना जल यमुना में उंडेल देती है। इस तरीके की इसकी यात्रा है, बहुत लंबी नदी है। और अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। इतना आपके समझ में आ गया बेटा। उसके बाद में अब देखो आप कहां से निकलती है, कैसे निकलती है। ये लो, एक बार मैं फिर राजस्थान का मैप बनाता हूं। जैसा भी आपसे बनता है आप भी बनाने का प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ इसमें नंबर मिलने वाले हैं अपन को। देखो ये एमपी है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये उत्तर प्रदेश है और ये आपका राजस्थान है ही सही। तो ये एमपी में कुछ पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। ये एमपी, और एमपी में जो शहर पड़ता है वह है इंदौर। इन पहाड़ियों को बोला जाता है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ियां अरावली पर्वत विंध्याचल पर्वत की है। यहां से ये नदी निकलती है बेटा। यहां तक तो एमपी है, यहां से ये नदी निकलती है और राजस्थान के कटे हुए चित्तौड़ में, चित्तौड़ का हल्का सा भाग, यहां से चित्तौड़ के कटे हुए भाग से प्रवेश करती है। उससे पहले यहां एक नदी आकर इसमें मिल जाती है, उसको कहते हैं बामणी। यहां लिख देता हूं मैं, बामणी नदी। बामणी नदी के मिलते ही जो इसमें मिलती है वहां बनता है जलप्रपात। यानी कि जलप्रपात का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए किसी नदी का पानी आ रहा है, इस तरीके से गिर रहा है, फिर धीरे 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 करते 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 इस तरीके से ये सीधा ऐसे गिरने लग जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा कट जाएगा तेज धार की वजह से और ये एक जलप्रपात हो जाएगा, यानी कि झरना टाइप जिसको कहेंगे, जो ऊपर से गिरता है। तो इसको कहते हैं जलप्रपात। इस जलप्रपात को कहते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। सर कितना ऊंचा है? 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बेटा। भारत का भी है, भारत का है कुंचिमल। कर्नाटक में है, कर्नाटक। ये याद रख लेना, क से क से कुंचिमल, क से कर्नाटक। लगभग 455 किलोमीटर ये कुंचिमल का जलप्रपात है। 455 मीटर। सर आप कहोगे विश्व का भी बताओ। हाँ, विश्व का भी बताएंगे। एंजिल जलप्रपात है, एंजिल, वेनेजुएला में, वेनेजुएला। कितना है? 8 वो क्या नाम से है जो 79 9
79 मीटर। जीके वालों की तो मैथ्स कमजोर रहेगी, सही बेटा, उसमें क्या बात है। गणित गणित की वजह से तो इस तरीके से कहने का मतलब, ये चूलिया जलप्रपात हमारे राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 18 मीटर का है। भारत का जलप्रपात है कुंचिमल कर्नाटक में है, और विश्व का जो जलप्रपात है एंजिल्स वेनेजुएला में है 989। अब लेके चलते हैं अपन चंबल को आगे। ऐसे अगर आपको याद नहीं रहे चूलिया जलप्रपात, तो यहां महाराणा प्रताप और भामाशाह का मुलाकात हुई थी। भामाशाह, जब महाराणा प्रताप के सामने आपत्ति आ गई थी, आपको पता है सारा, जब महाराणा प्रताप में पढ़ेंगे तो 25,000 रुपये उस समय, 25,000 रुपये आज के करोड़ों रुपए हैं, उस समय इन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट किए थे, और महाराणा प्रताप ने फिर इन पैसों से दोबारा अपनी सेना का विस्तार करके और युद्ध लड़ा था। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो चूलिया जलप्रपात को। देखो बेटा, इसके बाद में राजस्थान के किस गांव से, वो भी आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, चित्तौड़ के किस गांव से, 84गढ़ से ये प्रवेश करती है। तो मैं 84गढ़ लिख देता हूं, 84गढ़ ऐसे लिख लो, 84 लिख लो, डायरेक्ट गढ़ लिख दो। आपको तो याद करना है, आपको उससे क्या मतलब है, आपको तो याद रखना है, तो उस तरीके से याद रख लो आप। ये आपके चित्तौड़ के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो भैंसरोडगढ़ है। तो 84गढ़ से प्रवेश करती है। और अब देखो आप, इसके किन किन जिलों में होती हुई एमपी से चली, कहां से चली, एमपी इंदौर, जाना पाव की पहाड़ियां, विंध्याचल श्रेणी की, वहां से चलती है ये। उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ से, चूलिया जलप्रपात बनाती है जहां भामाशाह की और महाराणा प्रताप की मुलाकात हुई। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और आगे चलकर ये कोटा में आती है। परियोजनाओं के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि अगर अपन परियोजना घुसेड़ देंगे ना, तो फिर ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, आपके समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद में देखो, अब ये कोटा में सबसे गहरा तल, यानी कि जहां पानी गहरा है, उस गहरा तल ये केशोराई पाटन है। केशोराई पाटन से जैसे ही घूम लगती है, वहां एक मंदिर भी है केशोराई भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, खाटू श्याम की तरह जैसे भगवान का है, ऐसे यहां केशवराई इसी मंदिर के इस पे है, किनारे पे केशवराई मंदिर। यहां सबसे गहरा तल है। और यहां एक नदी आके मिलती है थोड़ा सा आगे, वह है मांगड़ी। और एक छोटा सा वाटरफॉल बनाती है, छोटा सा, ज्यादा तो नहीं है, छोटा सा वाटरफॉल है भीमलत, नाम आप याद रख लेना, भीमलत जलप्रपात। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और बूंदी की सीमाओं को टच करती है। बूंदी में प्रवेश नहीं करती, बूंदी की सीमा, क्योंकि ये केशोराई पाटन भी बूंदी जिले की एक तहसील है। तो बूंदी जिले में, बूंदी के इसके हाँ जिले में प्रवेश करती है और उसकी सीमाओं को टच करती हुई, क्योंकि इधर का देखो, ये चंबल जा रही है, ये वाला है, ये कोटा है, और इधर वाला है ये बूंदी है, तो ये बूंदी की सीमाओं को टच करती हुई निकलती है। तो बूंदी में ये केशोराई पाटन भी बूंदी में पड़ता है। आगे जब अपन चलेंगे तो ये आगे पड़ता है यहां से
सीधा सवाई माधोपुर, ये आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कहां से चली? देखो, कोटा, कोटा के बाद में ये आपकी बूंदी, बूंदी के बाद में तीसरा जिला जो आया वह है सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर में क्या होता है, सवाई माधोपुर में यहां एक और नदी मिलती है और वह नदी है पार्वती। पार्वती नदी। थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन, सवाई माधोपुर में खंडार तहसील पड़ेगी, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर की खंडार एक जगह है, तहसील है, और वहां पड़ता है रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। वहां उधर से चंबल बनास आती है, बनास में सीप मिलती है, यानी कि चंबल, बनास और सीप, ये तीन नदियों का यहां त्रिवेणी संगम होता है। कहां पे? रामेश्वर घाट में। और जहां त्रिवेणी संगम होता है, जहां तीन नदियों का मिलन होता है, उसको संगम बोलते हैं या त्रिवेणी संगम बोलते हैं। जो धार्मिक दृष्टिकोण से 30 त्योहारों पे, जैसे मान लो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का स्नान, या जो भी है, चौदस का स्नान है, जो बड़े बड़े ये आते हैं, उस पर इन त्रिवेणी संगमों में स्नान किया जाता है। तो इस तरीके से ये माधोपुर से, और माधोपुर से अब आगे ये नदी चलती है, तो बेटा ये जिला आ गया आपका करौली। करौली के बाद में ये नदी आगे चलती है और ये आ गया आपका धौलपुर, और धौलपुर के बाद में आपको पता है ये यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश। यूपी के इटावा जिले में, इटावा जिला, इटावा जिले के मुरादगंज के बाद, मुरादगंज के बाद ये अपना जल यमुना में उंडेल देती है। इतनी बात तो हो गई इसकी। तो जिले कितने हुए? क्रम से जिले पूछे जाते हैं तीनों नदियों के। देखो आप, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, यहां से गिनो, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यानी कि ये जिन जिन जिलों को से गुजरती है, यहां से तो चित्तौड़ आ ही गया, 6 जिले, आपको 6 जिले कंप्लीट कर लें। देखो, चित्तौड़ से तो प्रवेश करती है, मैं चित्तौड़ लिख देता हूं, यहां चित्तौड़ लिखा हुआ नहीं है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, चित्तौड़ कहां गया। चित्तौड़ से तो प्रवेश ही करती है। चौरासीगढ़, भैंसरोडगढ़, एग्जैक्ट पूछा जाए तो भैंसरोडगढ़ बता दीजिए आप, और वैसे तो चौरासीगढ़, चित्तौड़, ऐसे याद रह जाएगा। देखो कुछ भी याद नहीं है, देखो, च से चंबल, च से चौरासीगढ़, प्लस च से चित्तौड़, 3 च याद रखने हैं आपको। च से चंबल, च से चौरासीगढ़, च से चित्तौड़, चंबल, चित्तौड़, चौरासीगढ़, यानी कि 3 च याद रखने हैं आपको, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। जिले आते हैं अपने पास 6, यानी कि ये 6 जिलों को छूती हुई, 6 जिलों से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। देखो, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, करौली, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, लिख रखा है मैंने यहां, सवाई माधोपुर आपको दिख नहीं रहा, ये चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यानी कि आपको ये 6 जिले क्रम से याद करने, इधर भी क्रम से हैं, उधर भी क्रम से है। चीकू, बस, कार, धो, ये ट्रिक मेरी तो नहीं है, पर अगर कोई अच्छी चीज है तो किसी की भी लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है बेटा। देखो, च से चित्तौड़, क से कोटा, ब से बूंदी, स से सवाई माधोपुर,
क से करौली और धो से धौलपुर। ट्रिक है, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। तो इस तरीके से आपको ये 6 जिले क्रम से याद करने हैं। अब देखो इसके बाद ये नदी जब यहां से चलती है तो मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और ये क्रम भी आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि ये आपके उतारने में सुविधा रहेगी। यहां से मैं इस नदी को एमपी से ले जाता हूं बेटा, ये आपकी एमपी जानापाव की पहाड़ियां। एमपी के बाद में जैसे ही यह नदी चलती है तो एक परियोजना यानी कि एक डैम तो इसका यही एमपी में है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। उसके बाद में यह नदी आगे चलती है और आगे जाके दूसरा हमारा जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, वह है, सॉरी, ओ माय गॉड, सॉरी बेटा, गांधी सागर। ये एमपी, ये गांधी सागर। चलो मैं इसकी ट्रिक ही दे देता हूं आपको, अभी इसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद में ये जो दूसरा डैम आता है, दूसरी जो परियोजना आती है, वो आती है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। इसी नदी पर तीसरा जो डैम है वह है जवाहर सागर। और इसी नदी पर जो चौथा डैम है वह है कोटा बैराज। ये आपके कोटा में आ गए, कोटा बैराज। ये 4 परियोजनाएं हैं। पहली एमपी में है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एमपी में पड़ता है, बाकी तो राजस्थान में है ही सही। ये एमपी में पड़ता है गांधी सागर, इसके बाद में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। देखो इसमें 5 विद्युत इकाइयां लगी हुई है, इसमें 4 विद्युत इकाइयां लगी हुई है, इसमें 3 विद्युत इकाइयां लगी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। इससे केवल सिंचाई होती है। यहां से फीडर निकाले गए हैं, जो एक फीडर तो जाता है एमपी में यानी कि नहरें, और एक जाती है राजस्थान में। नहरें सिंचाई हेतु। सिंचाई के लिए अब ये मात्र 100 किलोमीटर के एरिया पे ही है। देखो आप, ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। ये देखो 16 किलोमीटर, 16 से 16 दूनी 32, 32 एक 33 किलोमीटर, ये 48 किलोमीटर और ये लगभग 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के एरिया में ये 4 बांध इस नदी पर बंधे हुए हैं, जिसपे 5 इकाइयां, 4 इकाइयां, 3 इकाइयां। ये आपका पहला क्या नाम से है, जो इसमें राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर पहला, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह है। प्रथम विद्युत ग्रह, यहां लिख देता हूं मैं, प्रथम विद्युत ग्रह, पावर एटोमेटिक, प्रथम विद्युत ग्रह जहां बिजली बनाई जाती है। राजस्थान में पहली बार, भारत में अलग है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, अब देखो आपको ये क्रम याद करने के लिए, अथवा तो इस चंबल नदी पर जो ये बांध बंधे हुए हैं, इन बांधों को याद करने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, वह आपको मैं यहां लिख देता हूं। ये ट्रिक, गांधी को राज, ये याद करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। गांधी का पहले भी राज था और आज भी राज है। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी, अभी तो मोदी का राज है। मोदी का नहीं है भाई, गांधी का ही है। जब तक नोट पर, मुद्रा पर गांधी का फोटो रहेगा, चित्र रहेगा, तब तक गांधी का ही राज रहेगा। राष्ट्र का पिता कोई दूसरा नहीं बन सकता, पिता एक ही होता है। और आज भी अगर आपकी जेब में गांधी नहीं हो तो आपका जी घबराने लग जाता है, इसलिए राज तो गांधी का ही है। देखो, गांधी से गांधी सागर, कोच से कोटा बैराज, रा से राणा प्रताप सागर
और जैसे जवाहर सागर। ये एक मैंने क्रम बनाया है। क्रम क्यों है कि जो पहले क्रम में बना है ये गांधी सागर, गांधी को, यानी कि ये दूसरे, ये एक क्रम में बने हैं। इसलिए आपको ज्यादा भी कुछ भी क्रम अपन बाद में बता देंगे, नहीं याद रहेगा तो। पर आपको ये ट्रिक याद रखनी है, गांधी को राज, गांधी को राज यानी कि गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। अब देखो आप, चंबल की जो सहायक नदियां भी है और राजस्थान की जो नदियां हैं अपन जो पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको मिटा दूं इसको। देखो मैं दो ट्रिकें और आपको बताने वाला हूं। चंबल नदी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी और फिर अपन इसको रिपीट कर देंगे। एक ट्रिक है, आड़ोती में पढ़ा रहे तो आड़ोती में ट्रिक बनाते हैं अपन। चालू बड़ा घरा माही, ये पहली ट्रिक है। आप कहोगे सर किसकी ट्रिक है? देखो, राजस्थान की नदियों की ट्रिक है। चा से चंबल, लू से लूणी, बणा से बाण गंगा, घरा से घग्गर और माई से माही नदी। कोई औरत कहती है कि चालू बड़ा गरा माई मोड़ी हो रीठू, ये हाड़ौती भाषा है। और अपन हाड़ौती की नदी पढ़ रहे हैं, कोटा बूंदी। तो ये ट्रिक है राजस्थान की नदियों की, चंबल, लूणी, बाणगंगा, घग्गर और माही। चंबल की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की ट्रिक देखिए आप। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। अब धीरे धीरे ट्रिकों से काम चलेगा और जब अपन इतिहास में प्रवेश करेंगे फिर देखना आप कि आपको कोई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साहब इतिहास बहुत बेवफा सब्जेक्ट है, शाम को पढ़ते हैं सुबह सपा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रिकों के माध्यम से हम इस तरीके से बताएंगे आपको कि आपको ताजिंदगी याद रहेगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो दूसरी ट्रिक देखिए आप, सहायक नदियों की, चंबल की सहायक नदियां। चाला, काली, पार्वती, बनासम। पीवर हाड़ौती भाषा है। कोई लड़की कहती कि चाला, काली, पार्वती, बनासम, नावा। अब देखो आप, चंबल की सहायक ने, चाला से मतलब तो चंबल हो गया। चंबल की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती और बनास। बाकी तो नदियां इसमें मिलती है। चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसलिए तो ये बारामासी है। इसमें नदियां ज्यादा आके मिलती है, इस वजह से ये बारामासी है, नित्यवाही है। आजकल कोटा में चंबल के किनारे पर एक चंबल रिवर फ्रंट बनाया है। ये भी करंट जीके के हिसाब से अभी उसका उद्घाटन हुआ नहीं है। तो उसका जब उद्घाटन हो जाएगा और आपका जब पेपर होगा तो शायद कभी पूछा जाए, क्योंकि इस चंबल नदी पर दो चीजें बहुत बड़ी जोरदार बनी है। एक तो हैंगिंग ब्रिज, जो केवल तारों से बंधा हुआ है बेटा, लगभग 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है हैंगिंग ब्रिज, जो चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि चित्तौड़ और बारा रोड पे है। और एक दूसरी चीज जो कोटा में बनी है, वो बनी है चंबल रिवर फ्रंट। अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है और जब भी होगा उसकी डेट आ जाएगी। और यह हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, ऑनलाइन किया था। उस समय वो उदयपुर थे शायद। और हैंगिंग ब्रिज को बनने में बहुत सारे समय लगा है, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। 2000 शायद 7-8 में 8 में चालू हुआ था और 17 में पूरा हुआ था। बीच में वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, इसके चलते उसका काम रुक भी गया था। तो कुल मिला के 17 को उसका उद्घाटन हुआ था। तो यानी कि तीसरी ट्रिक अपनी देखिए आप, किसकी? बांधों की। गांधी को राज,
ये बांध कंप्लीट हो गए आपके, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप और जवाहर सागर। ये तीनों ट्रिकें आप याद कर लो, आपको अफवाह तंत्र में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगली जो अपनी नदी रहेगी, इसका कुछ कोई छूट गया होगा तो आप बता देना मेरे को कमेंट्स करके, और वो चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। अब कल की जो हमारी नदी रहेगी, तो वो रहेगी इसकी सहायक नदी बनास पढ़ लेते हैं बेटा, तो आपके ईजी वे में रहेगा, क्योंकि क्या है, चंबल की सहायक नदी, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो बनास है, इसलिए अपन उसको बनास पढ़ लेते हैं। फिर बनास के बाद में माई है, बड़ी-बड़ी जो नदियाँ हैं, 3 ही नदियाँ हैं, माई है और बनास है, जो चंबल की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो बनास का रहेगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएँ, अवगत कराएँ। धन्यवाद।